वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्रैश कोर्स का क्लास नंबर 4 आज आपको साथ करेंगे। सीसीएस रूल्स के बारे में पढ़ना है। एनआईटी जालंधर का पेपर है, 31 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए ये कारगर साबित होंगी क्लासें। बाकी आने वाले टाइम में फरवरी में 22 फरवरी को एएसओ का पेपर है, चंडीगढ़ के निटर इंस्टीट्यूट का। तो एग्जाम कोई भी रहता हो, जब आप टॉपिक देखते हो तो आपने टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। और आज का टॉपिक में क्रैश कोर्स की क्लास रहेगी नंबर 4 और बात करेंगे आपके ऑफिस प्रोसीजर्स। ऑफिस प्रोसीजर्स की जब भी बात निकल के आती है तो हम पढ़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस प्रोसीजर्स, जिसको बोलते हैं CSMOP। ठीक है, तो CSMOP होता क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। C से होता है सेंट्रल, S से होता है सेक्रेटेरिएट, M से होता है मैनुअल, O से होता है ऑफ और P से होता है प्रोसीजर। सेंट्रल, सेक्रेटेरिएट, मैनुअल, ऑफ, प्रोसीजर, ये प्रोसीजर्स होते हैं। मैनुअल्स ऑफ प्रोसीजर्स, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। CSMOP सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल, मैनुअल्स हो सकता है, ऑफ प्रोसीजर। ऑफिस प्रोसीजर्स होता है ना, तो ये प्रोसीजर होगा, मैनुअल ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, तो जब भी इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा तो सबसे पहले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, हाँ होता प्रोसीजर है वैसे, बिल्कुल ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैनुअल है और ये भी प्रोसीजर है। ठीक है, तो जब भी आप CSMOP पढ़ते हो तो इसके पूरे के पूरे CSMOP को गवर्नमेंट मशीनरी हम बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है, जो काम है सारा का सारा सेंट्रलाइजेशन तौर पर इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो जरूर पढ़ेंगे हम, जैसे द प्रेसिडेंट। पढ़ने में आपको प्रधानमंत्री लगता होगा, बट वैसे अगर हम देखें फॉर्मली अगर बात की जाती है तो यूनियन जितनी भी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो राष्ट्रपति जी में लाई करती हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स, अगर सवाल आ जाता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन फॉर्मली वेस्ट इन, तो आपने बताना है प्रेसिडेंट के अंदर। लेकिन प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट करती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सबॉर्डिनेट्स हैं जो वो कोई काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता है। तो बट एग्जैक्टली जब आपको फॉर्मली पूछा जाएगा एग्जीक्यूटिव पावर्स किस में वेस्ट होती हैं, तो आंसर आपका प्रेसिडेंट आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, प्रेसिडेंट आएगा। इसके बाद आ जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जब आप पढ़ोगे तो कितनी कैटेगरीज होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी ना हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपके पेपर में ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए। 3 कैटेगरीज होती है। ठीक है, कितनी कैटेगरीज होती हैं बच्चों, 3 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी हैं वो 3 कैटेगरीज, कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, ये आपको पता है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं। फिर आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसके बाद जो आता है वो डेप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो कुल मिला के यही होता है आपका कैटेगराइजेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनका हेड कौन होता है, तो इनका हेड होता है PM, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे अब हम एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में। एलोकेशन भी होता है, ट्रांजैक्शन भी होता है। भाई काम कैसे होता है गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर, तो वो 2 एक्टों के तहत होता है। एक तो है एलोकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस, AOB। ठीक है, और ये रूल आए आपके 1961 में, अमेंडमेंट्स आते रहे हैं बार बार। दूसरा आएगा आपका द
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, टीओबी। तो ये आपने हमारी पुरानी ऑफिस प्रोसीजर्स की क्लासें पढ़ी होंगी तो हमने बताया हुआ है आपको, एओबी और टीओबी, ठीक है। एलोकेशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे लिख देते हैं, एओबी क्या है और टीओबी क्या है। एलोकेशन ऑफ बिजनेस, और टीओबी से होता है ट्रांजैक्शन, टीओबी से क्या होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। मिली आपको क्लेरिफिकेशन एलोकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहता है, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट आपको पता है, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री है, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट एक तरह से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एम्स है तो एम्स वैसे एक इंस्टीट्यूट है, बट मिनिस्ट्री के बिहाफ से देखेंगे तो वो एक डिपार्टमेंट हेल्थ के अंदर काम करता है। चल, इसके बाद बच्चों कुछ बॉडीज की बात कर लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं, जो बॉडीज बनाई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन के हिसाब से, जैसे आपका यूपीएससी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये चीज। आगे आ जाता है स्टैच्यूरी बॉडी के बारे में, किसके बारे में आ जाता है, स्टैच्यूरी बॉडी। स्टैच्यूरी बॉडी कौन सी होती है बच्चों, स्टैच्यूरी बॉडी वो होती है जो किसी स्टैट्यूट, अब हमने आपको पढ़ाई ना एनआईटी के स्टैट्यूट जैसे, स्टैट्यूट या एक्ट, या कोई एक्ट जिसके द्वारा इनको बनाया जाता है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे, विमेन कमीशन है जैसे, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनसीडब्ल्यू बोलते हैं। तो ये हमारा स्टैच्यूरी बॉडी के अंदर आता है। अगले वाला आ जाता है ऑटोनॉमस बॉडी, जिसके लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडीज में क्या है, जैसे सीबीएसई है, एम्स है, क्यों, क्योंकि इनका एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से होता है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन। तो आपको पता लग गया, जैसे यहाँ पे सीबीएसई है ऑटोनॉमस बॉडी, एम्स है ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बनाए जाते हैं। इनको जो है फंडेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या तो पूरी तरह फंडेड होते हैं या पार्टली फंडेड होते हैं। और इनके जो फंड होता है ना, उस फंड को क्या बोलते हैं, ग्रांट इन एड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रांट इन एड। इससे मिलती है इनको, यहां पे लिख दें, फंडिंग, फंडिंग। चलो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं आपकी, जैसे फूड कॉर्पोरेशन है, इस तरह से होती है। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर्स होते हैं, इसको हम याद करेंगे, IFCS। वैसे IFC होता है, ये IFC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर, फैसिलिटेशन काउंटर। अच्छा जी, ये किसके लिए बनाए जाते हैं, ये कस्टमर्स के लिए बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें इनको डिफरेंट सर्विसेज मिलती है। जैसे जो भी स्कीम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फैसिलिटेशन का मतलब क्या होगा, ताकि उनको जो सर्विसेज है वो टाइमली मिल जाए, ठीक है, एफिशिएंट मैनर में मिल जाए, उसको फैसिलिटेशन बोलते हैं। फिर उनकी अगर कोई ग्रीवेंसेज होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है, एप्लीकेशन होती है, उसको रिसीव करना कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका डिस्पोजल करवाना भी इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर का ही काम होता है, ठीक है। चल,
क्लियर हो गया बच्चों? यहां पे पढ़ेंगे हम फाइल के बारे में। फाइल होती क्या है? तो फाइल का सिंपल सा मतलब है कलेक्शन ऑफ पेपर्स, आ कलेक्शन ऑफ पेपर्स। ठीक है। अच्छा, किस पर होते हैं ये कलेक्शन ऑफ पेपर्स? ऑन स्पेसिफिक ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फाइल के अंदर होता क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो इसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो एक तो नोटिंग पोर्शन होता है, उसको नोट्स कहते हैं हम। वैसे वाले नोट्स नहीं होते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, मकसद वही है इनका भी, बट यहाँ पे नोट्स है, नोटिंग से मतलब, ठीक है। एक होता है आपका करस्पॉन्डेंसेस, जितने भी हुए हैं, जो चिट्ठियां आई हैं गई हैं, कोई लेटर लगा है साथ में। नोट्स हैं, नोट्स के साथ में अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स टू नोट्स। और एक चीज और हो सकती है जिसको बोलेंगे अपेंडिक्स टू करस्पॉन्डेंसेस, अपेंडिक्स टू कोरेस्पॉन्डेंसेस, कोरेस्पॉन्डेंस। आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है? फाइल के अंदर क्या क्या पढ़ना है आप लोगों ने? फाइल के अंदर जो चीज होती है वो नोट्स होता है, करस्पॉन्डेंस पोर्शन होता है, और ये पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। यहां पे लिख दे पार्ट्स, ये पार्ट्स हैं फाइल के, ठीक है। फाइल में ये पूछा जाएगा अगर पेपर में आएगा तो। अब एक चीज और पूछा जाता है, जैसे करंट फाइल, भाई किसको बोलेंगे? करंट फाइल। अच्छा, इस करंट फाइल से क्या मतलब है? एक वो फाइल जो एक्शन में है और जिसका एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं करंट फाइल, ठीक है। अब फाइल एक्शन ऑन विच हैज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है बच्चों। किसको बोलेंगे करंट फाइल? जिस फाइल पे काम अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको करंट फाइल बोलते हैं। नोट क्या होता है? नोट के बारे में पढ़ो। तो नोट का मतलब होता है, नोट होता है एक तरह से रिमार्क, रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन आ केस या सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पर या किसी केस पर, ठीक है। टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल, टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल। समझ में आया? ऐसा पोर्शन जिसपे, जैसे हमने आपको स्किल टेस्ट की क्लास में कल नोट बताया, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हमने किसी टॉपिक पर रिमार्क्स को ऐड कर लिया, अब हमारा काम है उसको डिस्पोजल कराना, उसका काम निकालना, उस पर कोई लेटर बनाना, ठीक है, उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकालना। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि नोट में होता क्या है। तो यहाँ पे नोट लिखेंगे, यहाँ पे इंक्लूड लिखेंगे, और अब बताएंगे इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको देखने को। तो नोट के अंदर क्या क्या हो सकता है बच्चों? प्रीवियस पेपर्स की समरी हो सकती है, समरी ऑफ प्रीवियस पेपर्स, ठीक है। स्टेटमेंट हो सकती है, एनालिसिस हो सकती है, जिसके यहाँ पे डिसीजन लेना है तभी तो आप डिसीजन लोगे। रूल का इंडिकेशन हो सकता है कि भाई इस रूल के तहत ये काम होना है, इंडिकेशन ऑफ रूल हो सकता है, ठीक है। सजेशंस भी हो सकते हैं, पोजीशन भी हो सकती है। तो कुल मिला के ये काम क्या होता है, ताकि ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर पास हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसा सजेशंस होंगे जिसकी वजह से फाइनल ऑर्डर पास हो जाए, वो नोट होता है, ठीक है। तो जितने भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, क्रैश कोर्स में हमारे मेंबर्स भी रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो नोट्स के बारे में बताया, करंट फाइल के बारे में बताया, फाइल के बारे में बताया। अब अपेंडिक्स टू द नोट के बारे में बताएंगे तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी एक समरी हो सकती है, स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जिसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए फाइल के अंदर, तो उसको अपेंडिक्स टू नोट्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अटैचमेंट्स होते हैं ये।
और अपेंडिक्स टू करेस्पॉन्डेंस किसको बोलेंगे, ये भी लेंथी इंक्लोजर हो सकता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। और ये लगाया जाता है करेस्पॉन्डेंस पोर्शन की साइड में, ताकि इसको पढ़ के आप एक आइडिया ले सको इसके बारे में, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग नोट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडिंग नोट के बारे में। स्टैंडिंग नोट, अच्छा ये कौन सा नोट होता है स्टैंडिंग नोट, एक कंटिन्यूइंग नोट एक्सप्लेनिंग, एक कंटिन्यूइंग, समझ में आया आपको स्टैंडिंग नोट किसको बोलते हैं, जो एक्सप्लेन करता है अदर थिंग्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, किसी प्रोसीजर के, किसी रूल के, किसी एक्ट के या किसी पॉलिसी के, एंड लेटेस्ट जो पोजीशन है उसकी, उसके बारे में हमें बताएं। कंप्लीट बैकग्राउंड मटेरियल, ताकि हमें एग्जिस्टिंग पॉलिसी के बारे में पता चल सके, और ब्रीफ देगा ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस को, ठीक है। स्टैंडिंग नोट समझ में आया आपको, स्टैंडिंग नोट का मतलब क्या है, ये होता है कंटिन्यूइंग नोट, आ कंटिन्यूइंग नोट, टू एक्सप्लेन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी, प्रोसीजर एंड लेटेस्ट पोजीशन, एंड लेटेस्ट पोजीशन, इसको बोलेंगे स्टैंडिंग नोट, ठीक है बच्चों। रूटीन में भी नोट होते हैं, अब इसको समझेंगे रूटीन नोट क्या होता है। तो जो टेम्परेरी वैल्यू, जो एफर्मल नेचर का हो, एफर्मल होता है जो टेम्परेरी नेचर का हो, a note of casual discussion, क्लियर हो गया, a note of a temporary value। अच्छा, अगर ये टेम्परेरी वैल्यू है तो ये बनाया क्यों जाता है भाई, ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इन टॉपिक्स पर, इन कैजुअल डिस्कशन के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं, ये हायर ऑफिसर्स के लिए कंसिडरेशन में काम आता है रूटीन नोट, ठीक है। हायर जो अथॉरिटी है उनके कंसिडरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए काम आता है रूटीन नोट को। इसके बाद पढ़ेंगे हम नोट्स पोर्शन। तो obvious सी बात है, नोट्स पोर्शन का मतलब क्या हुआ, नोट्स पोर्शन ऑफ आ फाइल, बिल्कुल वही हुआ जो हमने बताया, जिसके अंदर आपके नोट्स और मिनट्स होंगे, मिनट्स रिकॉर्डेड ऑन अ केस, ठीक है, वो नोट पोर्शन होता है। करस्पोंडेंस पोर्शन कौन सा होता है, कोरेस्पोंडेंस पोर्शन, वो पोर्शन जिसके अंदर रिसीट्स होती हैं, कॉपीज होती हैं कम्युनिकेशन की, जो फाइल के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन हुई है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं रिसीट्स एंड कम्युनिकेशंस कॉपीज, ठीक है। इसमें एक एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम नोट्स पोर्शन, नोट्स पोर्शन पे जो चीज लिख दी या नोट्स पोर्शन ही जो लिख दिया वो नहीं होगा, बस इसके अंदर उसके रिसीट्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, कॉपीज हैं, वो सब मिलेंगी आपको इसके अंदर करेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर, ठीक है। देखो उम्मीद तो यही है बच्चों की आपको इसके बारे में अच्छे से शायद पता होगा, ठीक है। उम्मीद यही है कि आपको नोट्स पोर्शन, करेस्पॉन्डेंस पोर्शन के बारे में अच्छे से पता होगा।
और अगर नहीं पता तो थोड़ी सी कोशिश है जो हम आपके लिए करते हैं। ठीक है, फाइल है ओपन होके रखी हुई है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, इस तरफ जो चीजें आप रखोगे ये ग्रीन शीट होती है। आपको पता है नोट जो हम यूज करते हैं वो ग्रीन शीट होती है। ग्रीन शीट को ही नोटिंग शीट बोलते हैं, नोटिंग शीट। और ये ग्रीन शीट है ये यहां पे रहेंगी, यानी नोट पोर्शन ये रहेगा, और ये जो राइट वाला पोर्शन है ये आपका कोरेस्पोंडेंस पोर्शन है, कोरेस्पोंडेंस पोर्शन। समझ में आ गया? एक फाइल के अंदर दो हिस्से हैं, आपको बता दिए। लेफ्ट साइड में आपका नोटिंग पोर्शन रहेगा, राइट साइड में आपका करस्पॉन्डेंस पोर्शन रहता है। इतना आपके लिए समझना जरूरी है। ठीक है, चलें आगे करें कंटिन्यू। एक सवाल आता है पीयूसी के बारे में। सबसे ज्यादा इसका कुछ नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पेपर अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब ये हुआ जिस केस पर आप काम कर रहे हैं उसको पीयूसी बोलते हैं। ठीक है, एमसीआरई के अंदर स्किल टेस्ट होता है। अगर आपको बोला एक लेटर बनाओ, किस बेस पे बनाओ, कि जो कोई एप्लीकेंट है उन्होंने कोई लेटर लिखा है कि उन्होंने लीव चाहिए, तो जो लीव चाहिए वो एक एप्लीकेशन हुई। लेकिन वो जब आप डीलिंग हैंड हो, आप डब्ल्यू हो, आप एस हो, तो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए तो सिंपल एक पीयूसी है। पीयूसी का मतलब होता है पेपर अंडर कंसिडरेशन। भाई उसी को कंसीडर करके तो आप केस चलाओगे, उसी को कंसीडर करके आप नोटिंग बनाओगे, उसी को कंसीडर करके आप ड्राफ्ट बनाओगे, उसी को कंसीडर करके आप ड्राफ्ट को अप्रूव करा के फाइनल जो है उसको अंजाम दोगे। ठीक है, तो पीयूसी का मतलब हुआ एक रिसीट, जो एक केस होता है, जो कंसिडरेशन ऑफ द केस होता है, इसीलिए उसको पेपर ऑफ कंसिडरेशन बोलते हैं, पेपर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, पीयूसी बता दिया तो एफआर भी आपको बता देते हैं। एफआर होता है फ्रेश रिसीट। फंडामेंटल रूल के मामले में नहीं पूछा आपसे, ऑफिस प्रोसीजर के मामले में पूछा जाएगा फ्रेश रिसीट। तो इसका मतलब क्या होगा, जो चीज इंफॉर्मेशन जो ऐड हुई है उस पीयूसी के अंदर उसको एफआर बोलते हैं। जो हेल्प करेगी आपको पीयूसी को डिस्पोज करने में, वो चिट्ठी है, वो लेटर है, वो इंफॉर्मेशन है, वो फ्रेश रिसीट। ठीक है, सेक्शन क्या होता है? सेक्शन के बारे में जब भी आप पढ़ोगे ना, तो ये एक बेसिक वर्क यूनिट होती है डिपार्टमेंट की, बेसिक वर्क यूनिट ऑफ अ डिपार्टमेंट। ठीक है, और हेडेड बाय, इसको हेड कौन करता है? सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो सेक्शन का जो मालिक है वो सेक्शन ऑफिसर होता है। और जो आप तैयारी कर रहे हो वो आप एएसओ की कर रहे हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से ये आपका काम होगा। तो आप एक सेक्शन के लगभग हेड माने जाओगे, तो उसको सेक्शन ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, डायरी नंबर क्या होता है? डायरी नंबर, अब अभी तक हमने डायरी पढ़ी है, जो हम डायरी लिखते हैं या वो है। अब डायरी नंबर होगा कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई, आपने उसके पास एक स्पेसिफिक नंबर लगाया उसकी पहचान के लिए, उसको डायरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको? द सीरियल नंबर असाइंड टू अ रिसीट इन द सेक्शन। कोई चीज आई, आपने उसको नंबर दे दिया, वो बन गया भाई एक डायरी नंबर। ठीक है, डायरी नंबर है, अलग अलग तरीके होते हैं इसको नोट करने के, किसका है कैसे है। तो एक जनरली एक नंबर जनरेट कर देते हैं हम। ठीक है, चल, डीलिंग हैंड कौन होता है? जो आपकी पीयूसी को डील करता है। तो पीयूसी को डील कौन कौन कर सकता है? डीलिंग हैंड में किस किस का नाम आ जाता है? एलडीसी का नाम आ जाता है, यूडीसी का नाम आ जाता है, असिस्टेंट का नाम आ जाता है। और इसी असिस्टेंट को एम्स के अंदर जाओ, जूनियर एडमिन ऑफिसर। ठीक है, हाँ जूनियर एडमिन ऑफिसर ही बोलते हैं वहां पे। ठीक है, तो एलडीसी है, यूडीसी है, असिस्टेंट है, ये क्या है? ये डीलिंग हैंड माने जाते हैं।
अर्जेंट डाक क्या होती है बच्चों? अर्जेंट डाक, देखो अर्जेंट डाक वो होती है जिस डाक को मार्क कर दिया जाता है, डाक मार्क्ड एस, या तो उस पर लिख दे कोई एमिटेड, ठीक है, या उस पर लिख दे कोई प्रायोरिटी, वो हो जाएगी आपकी अर्जेंट डाक, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें कोई आरटीआई भी हो सकती है, पार्लियामेंट का कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई ईमेल हो सकती है, कोई कैट का कोई मैटर हो सकता है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं, तो कोई भी मैटर हो सकता है उसका, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होता है? तो ये जो हम इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं वो इंडेक्सिंग ऑफ फाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडेक्सिंग ऑफ अ फाइल, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंडेक्सिंग ऑफ अ फाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि भाई आप फाइल को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। अरेंजिंग फाइल्स इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, ताकि आप फाइल को डिटेक्ट कर पाओ, पता कर पाओ। इंडेक्सिंग जैसे हम करते हैं, अब आप ऑफिस प्रोसीजर का चैप्टर पढ़ते हो तो आपको लिखा आएगा पहले नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे, तो वो क्या इंडेक्सिंग है, इंडेक्स है, ठीक है। अब इससे डॉकेटिंग डिफरेंट होता है। डॉकेटिंग क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो डॉकेटिंग का मतलब होता है एंट्रीज बनाना नोट पोर्शन के अंदर, ठीक है, मतलब जो एंट्रीज हम बनाएंगे वो एक नंबर असाइन करेंगे हम, नोट पोर्शन हो चाहे करस्पॉन्डेंस पोर्शन हो। तो हम क्या लिखेंगे इसको? सीरियल नंबर असाइंड टू ईच ऑफ करस्पॉन्डेंस पोर्शन, ठीक है। करस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर में अलग से सीरियल नंबर असाइन करेंगे, नोट पोर्शन का अलग सीरियल नंबर असाइन करेंगे, बोलेंगे दोनों को डॉकेटिंग। मतलब अगर उसमें मान लो 50 नोटिंग के पेज हैं तो 50 तो नोटिंग पेज अलग से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 तक। और करस्पॉन्डेंस पोर्शन मान के चलो उसमें 100 है या 150 है, तो 150 है उनको अलग से मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो वो अलग अलग होते हैं दोनों, बस तरीका यही है कि डॉकेटिंग ही बोलेंगे दोनों के दोनों को, ठीक है बच्चों। चलो सिक्योरिटी ग्रेडिंग के बारे में कुछ सीखो थोड़ा सा। सिक्योरिटी ग्रेडिंग ये क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रेडिंग, सिक्योरिटी ग्रेडिंग के बारे में आपको बताते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन पे एक तो ये लिख दो कि ये रेस्ट्रिक्टेड है आइटम, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। एक आप उस पे लिख दो कि भाई ये सीक्रेट है। आप एक ये लिख दो कि टॉप सीक्रेट है, सीक्रेट से भी बड़ा सीक्रेट है। एक आप उस पे लिख दो कि ये कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल। तो ये है सिक्योरिटी ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स की। कितनी आपने पढ़ी? 4 पढ़ी, रेस्ट्रिक्टेड, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो अब ये मत कहना जिन्होंने ऑफिस प्रोसीजर नहीं पढ़ा या मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिनको वीडियोस नहीं मिली कि हमें समझ में नहीं आ रहा। ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस में जैसे काम होता है, ये फाइल के बारे में बताया, फिर डाक के बारे में बताया। अब डाक को कैसे रिसीव करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे उसको भेजेंगे, एक्नॉलेज कैसे करेंगे, फिर आपको ये बता देंगे हम, ठीक है। फिर आपको पता ही है जब डाक रिसीव हो जाती है तो उसको डायरी करना, ये सब कुछ करना। फिर उसके बाद उसकी मूवमेंट कैसे करनी है, फिर एक्शन कैसे लेना है जो चिट्ठी हमें रिसीव हुई है, ठीक है। डीलिंग हैंड क्या करेगा, सेक्शन क्या करेगा, सेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ने वाले हो ऑफिस प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। तो बहुत जल्दी बड़ी बड़ी ये जो क्लास मिलेंगी, टाइम निकाल के आप इन्हें पढ़ लेना। बाकी मटेरियल सफिशिएंट है, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जो नहीं अवेलेबल है वो मेंबरशिप में आप देखोगे बच्चों, मेंबरशिप में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका बिना मेंबरशिप के काम चलता है, जो वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आपको मेंबरशिप लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब बच्चों बारी आ जाती है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। ठीक है, ऑफिस प्रोसीजर में आपको लग रहा होगा बड़ी बोरियत फील हो रही होगी कि अभी तो क्वेश्चन कुछ कराए नहीं सर ने, केवल थ्योरेटिकल सेक्शन है जिसकी बात करते हैं। तो अब क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएसएमओपी, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट के मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसकी वजह से इनको लेके आया गया है। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि भाई एफिशिएंसी के लिए इनको लाया गया। ठीक है, एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, फंक्शनरी जितनी भी आती हैं, ठीक है, चाहे ऑटोनॉमस बॉडीज हो चाहे पीएसयूज हो, ठीक है, फॉर पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस के लिए एफिशिएंटली और स्पीडी काम करने के ऑब्जेक्टिव से लाया गया सीएसएमओपी। ठीक है बच्चों, अब बात इस पे आ जाती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कौन कौन से मेथड्स के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स, इस फील्ड में नोडल एजेंसी कौन सी है। नोडल एजेंसी, नोडल उसको बोलते हैं जिसका ये मूलभूत काम हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के जो पूरा रूपरेखा है, उनके मेथड्स हैं, उनको बनाने का काम कौन करेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस काम को करेगा। कौन सा करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, इसका है नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, पूरा लिखना चाहो आप पूरा लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। क्लियर हो गया। चलो, एक शुरुआत में जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल 77 ऑफ 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो कौन कौन से है वो गवर्नमेंट ऑफ बिजनेसेस। तो एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस है, 1961 है वो भी, और एक है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। तो एओबी टीओबी याद रखना है। तो अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं 77 ऑफ 3 आर्टिकल के तहत संविधान में, तो दोनों बोलने हैं आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ठीक है, तो दोनों का जवाब आपने दे देना है एक ही चीज के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन हमने मॉक के अंदर भी पूछा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई डिपार्टमेंट है और उसके अंदर डिवीजन है, कौन सा डिवीजन नहीं है, ये है सवाल, कौन सा डिवीजन नहीं होता है। तो देखो डिपार्टमेंट्स के डिवीजन देख लो आप, सेक्शन होता है, ठीक है, डिवीजन तो डिवीजन है ही, ब्रांच भी अगर लिखना चाहे कोई ब्रांच हो सकता है। ठीक है, तो ये डिवीजन आपने याद रखने हैं। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में होगा आप उसको सीधे नकार देना कि ये डिवीजन नहीं होता। ठीक है, कोई कुछ भी लिख देगा इसके अलावा ऑप्शन में तो आपने पकड़ लेना है उसको। ठीक है, स्टैच्यूरी बॉडीज को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, स्टैच्यूरी बॉडीज, ठीक है, इनके इस्टेब्लिशमेंट का बताओ आप। तो स्टैच्यूरीज बॉडीज का बताया था आपको, बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगले वाले ऑप्शन पढ़ना ही मत आप लोग। स्टैच्यूरी बॉडी कैसे बनाई जाती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक सवाल है, पीएसयू, तो पीएसयू में कितनी हिस्सेदारी होती है, गवर्नमेंट के शेयर कितने होते हैं, बताओ आप, गवर्नमेंट के शेयर कितने होते हैं इसके अंदर। तो पीएसयू में गवर्नमेंट के शेयर होते हैं 50%। तो 50% शेयर्स
हेल्ड बाई गवर्नमेंट। ठीक है, ये सवाल आएगा तो कितने बोलोगे आप? 50% शेयर है जो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, और अगर इसके अंदर पूछा जाए कि इनको भी कौन हेल्ड करता है, तो आपका क्या जवाब आएगा? बिल्कुल आपका जवाब आएगा गवर्नमेंट का मतलब प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का यहां पे क्या मतलब आएगा? प्रेसिडेंट से मतलब आएगा। लोएस्ट यूनिट बताओ किसी डिपार्टमेंट के अंदर, लोएस्ट यूनिट किसी डिपार्टमेंट के अंदर, लोएस्ट यूनिट इन अ डिपार्टमेंट। बताओ बच्चों, लोएस्ट यूनिट किसी डिपार्टमेंट में क्या होती है? तो लोएस्ट यूनिट है जो डिपार्टमेंट में होगी उसको बोलेंगे हम सेक्शन। ठीक है, सेक्शन कह सकते हैं या उसको डेस्क कह सकते हैं। यूनिट के बारे में पता लग गया डिपार्टमेंट का कौन सा होता है, सेक्शन होता है या उसको डेस्क बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा स्टैट्यूट के में हमने आपको बताई कि जो बॉडी है जो बनती है स्टैट्यूट से, वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनती है। तो आप बताओगे कि कौन सा स्टैच्यूरी का एग्जांपल्स हैं जो आपको पता है? स्टैच्यूरी बॉडी। ठीक है, तो स्टैच्यूरी बॉडी के दो चार एग्जांपल और हैं जो आप थोड़े याद रखेंगे। ठीक है, आपके काम आएगा पेपर में। ये है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दूसरा हो जाएगा आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, और एक है बच्चों बैकवर्ड क्लास वाला। ठीक है, नेशनल कमीशन NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अब ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है ये ऑप्शन, बट अभी तक बुक्स में हम यही पढ़ते आए हैं NCBC के बारे में। कहीं NCBC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं बन गया? आपको लास्ट हमने क्लास करवाई थी, एक बार शायद बताया था NCBC के बारे में, तो आप इसको एक बार चेकआउट करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों नोट कर लेना, NCBC स्टैच्यूरी नहीं है, नोट स्टैच्यूरी, क्योंकि ये डाउट था, एक बार ये चेंज हुआ था, अमेंडमेंट आया था। ठीक है, 338B, 338B के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बना दिया गया था। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आया कभी 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 2018 के अंदर आया। तो इस क्वेश्चन पे जरूर फोकस करना, ये स्टैच्यूरी बॉडी नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपने ये चीज। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अब डाक है, डाक में किसी का एड्रेस लिखा है। अब ये जो एड्रेस ही है, एड्रेस ही अपने घर पे नहीं है। ठीक है, एड्रेस ही क्या है? एड्रेस ही लीव पर है, या कहीं ट्रेनिंग में गए हुए हैं या कहीं टूर पे गए हुए हैं, तो डाक कौन रिसीव करेगा? ये सवाल आता है पेपर। अगर एड्रेस ही लीव पर है, टूर पर है, रिटायर्ड है या ट्रांसफर हो चुका है उनका, तो अब उनकी डाक कौन रिसीव करेगा? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका क्या जवाब दोगे? बताओ क्या जवाब दोगे आप? अगर आपको पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, अब वो तो चले गए, या तो उनके सक्सेसर हैं वो रिसीव करेंगे जो उनके बाद उस सीट पे आके बैठे, या फिर जो उनसे लिंक करते हैं ऑफिसर वो उस चीज को रिसीव करेंगे, या फिर ये होगा उनका पर्सनल स्टाफ। जैसे मिनिस्टर्स के होते हैं पर्सनल स्टाफ, ऐसे ही ऑफिसर का भी होगा पर्सनल स्टाफ, PA है, PS है, तो वो रिसीव करेंगे। तो ऐसा सवाल अगर आता है तो ये तीन हैं जो अथॉरिटीज जो आपको बताई हैं, इसके अलावा और कोई रिसीव नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, चल
तो देखो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पेपर के अंदर पूछे जाते रहेंगे। तो ऑफिस प्रोसीजर का मैनुअल है, चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हैं, CSMOP 2022। CSMOP 2022 की PDF डाउनलोड करो और उसको पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अब नेटर वालों के लिए तो सिलेबस में मेंशन है कि ऑफिस प्रोसीजर में क्या क्या आता है, लेकिन NIT जालंधर ने तो मेंशन नहीं किया है, तो आपको ऑफिस प्रोसीजर के बेसिक बेसिक सारा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर PDF आप खुद से देखना चाहो, आप खुद से उसको एनालाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, या हमारे क्रैश कोर्स की क्लास में जितना हमें ज़रूरी लगता है हम वो कराएंगे। इसके अंदर सब कुछ नहीं होता, इसमें बेसिकली एक रेवीजन होता है, कंप्लीट रेवीजन, जो पेपर में काम आएगा आपके। ठीक है, तो ये क्लासें बच्चे आपकी कंटिन्यू रहेंगी। आप अपने मॉक्स हैं, नोट्स हैं, वो सब के सब पढ़ते रहो टाइम टू टाइम, और हमारी क्लासें भी ये अटेंड करते रहो। तो इसी तरह के सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।